तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपने ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हमारे हिंदुस्तान पे आमतौर पे कई सारी प्रथाएं हैं। अब उसमें से कुछ प्रथाएं हैं, कुछ थी, अब जो थी शायद इसका मतलब वो कुप्रथाएं थी। लेकिन किसी भी प्रथा को समझने के लिए, किसी भी कल्चर को, किसी भी सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना चाहिए। कोई चीज़ अगर हम बाहर से देखते हैं तो उस टाइम वो चीज़ हमें खराब लगती है। बाद में जब हम अंदर डेप्थ में जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो चीज़ वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से सही थी और शायद ये चीज़ें ना करते तो बाद में दिक्कत होती। हालांकि कुछ ऐसी प्रथाएं भी बनी जो किसी समय किसी काल में उस परिस्थिति के हिसाब से सही थी, लेकिन बाद में उसको इस कदर उपयोग किया गया कि बाद में कुप्रथाएं बन गई। जैसे सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, और अभी एक सबसे भीषण कुप्रथा, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो जो रात्रि में विवाह होता है, इससे बड़ी कुप्रथा शायद कोई नहीं है। और जो सनातन और बाकी जो हिंदुत्व की बात करते हैं, शायद उनके मूल्यों का पतन भी है जब तक रात्रि में विवाह होगा तब तक। खैर, आज जिस कहानी या फिर जिस प्रथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रथा, ये चीज़ अपने आप में आपको हैरान कर देगी। क्योंकि ये चीज़ बाहर से देखने में जितनी अजीबोगरीब लगती है, जब आप इसके बेसिक जड़ों में जाएंगे और जब पता करेंगे कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। और शुरुआत में ये लगेगा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार है कि उनको ऐसा करना पड़ रहा, लेकिन जब आप इस प्रथा के बारे में डीप में जानेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये महिलाओं की मूल्यों की रक्षा के लिए और एक परिवार को जोड़ के रखने के लिए इस प्रथा को कैसे बनाया गया और आखिर इसकी जड़ क्या है और इसका मेन फाउंडेशन क्या है। तो सीधा सीधा इस कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 1911 के आसपास। साल 1911 तक अंग्रेज जो थे हमारे देश में अच्छा खासा गिरफ्त बना चुके थे। तमाम जगहों पे उनकी हुकूमतें थी, तमाम जगहों पे अब वो टैक्स वगैरह अच्छे खासे वसूल रहे थे। ऐसा उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान अब उनका हो चुका है, और जहाँ तक सही भी थे, हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग उनके गुलाम हो चुके थे। टॉर्चर करना, परेशान करना, लूटना, खसोटना, ये तमाम चीज़ अंग्रेज बड़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे थे। इसी दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम जो टैक्स लेते हैं, हम जो चीज़ें लेते हैं, हमें एक आंकड़ा मिल जाए कि कितने लोग देते हैं और असल में हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, तो शायद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अब ये आइडिया जब उनके दिमाग में आया तो फिर एक ही तरीका था कि अब जनगणना करवाई जाए, यानी पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कौन कितना किस मात्रा में रहता है और कितने लोग कहाँ हैं, उनमें से किसकी उम्र कितनी है, कौन किसके परिवार का है, एक परिवार में कितने लोग हैं, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पति है। ये तमाम चीज़ें अगर पता चल जाए तो टैक्स वगैरह लेने में बड़ी सहूलियत होगी। इसके बाद फिर जनगणना शुरू हुई 1911 में। अब तमाम राज्यों में जनगणना शुरू हुई। कुछ शहरी लोग थे, कुछ देहाती लोग थे, उन तमाम जगहों पे जनगणना होती रही, नाम आते रहे। बेसिक सा एक फैमिली स्ट्रक्चर निकल के सामने आया कि फला आदमी फला का बेटा है, इस महिला का ये पति है, ये इसकी पत्नी है। ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आई। जनगणना होती रही। जनगणना होते होते ऐसे ही जो जनगणना करने वाली टीम थी, ये पहुंच जाती हिमाचल प्रदेश। और वहाँ के कुछ ज़िलों में जब जनगणना करने जाती है और जाने के बाद जब पता करती है और कुछ गांव में जाती है, तो वहाँ पे एक महिला मिलती है। महिला से उसका नाम पूछा गया। महिला ने अपना नाम बताया और कहा कि मेरा नाम ये है। जनगणना करने वालों ने उस नाम को नोट कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि आपके पति का क्या नाम है। अब ये लाइन जब उस महिला से पूछी गई तब उस महिला ने कहा कि कौन से वाले पति। अब ये शब्द अंग्रेजी हुकूमत के लिए बिल्कुल नया था कि कौन से वाले पति का क्या मतलब। एक महिला का एक ही पति होगा, और ख़ासकर हिंदुस्तान में जहाँ डोली आती है और फिर अर्थी ही जाती है, यहाँ पे ये कैसी बात है। तब उन्होंने पूछा कि आपके कितने पति हैं, तो उस महिला ने कहा कि मेरे 7 पति हैं। अब ये लाइन जब सुनी तो उन्हें लगा कि शायद कुछ ऐसी बात होगी कि इस महिला के बाकी पति की मौत हो गई होगी, बार बार इसने शादी की होगी। तो उसने फिर कहा कि जो पति जिंदा हो उसका नाम बताइए, या फिर आप जिसके साथ रहती हैं उसका नाम बताइए।
अब ये लाइन जब उस महिला ने सुनी तो उसने कहा कि मेरे सारे पति जिंदा है और मैं सबके साथ रहती हूँ, आपको किसका नाम सुनना है। अब जो लोग गए थे उन्हें लगा शायद ये महिला पागल है। उसके बाद उन्होंने दूसरी महिला का रुख किया। दूसरी महिला से पूछा कि आपका क्या नाम है, आपके पति का क्या नाम है। वहां से भी सेम वही जवाब कि मेरा नाम ये है और मेरे पति के बारे में क्या जानना है, कौन से वाले पति के बारे में। ऐसे ऐसे करके लगभग सैकड़ों महिलाओं से पूछताछ करी, क्योंकि जो पुरुष थे उस टाइम काम पे गए थे। अब जब पूरे गांव ने और पूरे इलाके ने सेम जवाब दिया, तब कहीं ना कहीं ये लोग हैरान हुए कि आखिर ये कैसा मामला है कि एक महिला और उसके इतने पति कैसे। इसके बारे में फिर अंग्रेजी हुकूमत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के एक ज़िले में, किन्नौर ज़िले में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे एक महिला है तो उसके कई पति हैं। अब ये बात जब अंग्रेजी हुकूमत सुनती है तो सुनने के बाद उसे बड़ी जिज्ञासा होती है कि ये कौन सा गांव है। उन्होंने फिर वहाँ पे डेरा जमाया और डेरा जमाने के बाद फिर पड़ताल शुरू करी। और जब पड़ताल शुरू करी तो पता चला कि हाँ, यहाँ की प्रथा ही ऐसी है जहाँ पे एक महिला कई पतियों से शादी करती है, कई पुरुषों से शादी करती है और तमाम पुरुष एक साथ एक ही घर में रहते हैं। यानी एक महिला होगी, उसके कई सारे पति होंगे। अब ये लाइन जब उन लोगों ने सुनी तो फिर पूछा कि ऐसा क्यों है। उन्हें जिज्ञासा हुई कि आखिर इस रीति रिवाज के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। तो फिर इसके बारे में जब रिसर्च की गई और बाकायदा पड़ताल किया गया तब एक पूरी थ्योरी निकल के सामने आई। और फिर इस प्रथा के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली कि वास्तव में अगर आप इसको सुने तो बड़े हैरान हो जाएंगे। और यहीं से जब कुछ लोगों से पूछा गया कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्या ज़रूरत पड़ी, तब पता चला कि इस पूरी प्रथा की जो शुरुआत है वो महाभारत काल से जुड़ी है। और इसके पीछे उन्होंने द्रौपदी प्रथा का नाम दिया। और पूरा जो जड़ बताया वो यहीं से था कि जब कौरव पांडवों की लड़ाई शुरू नहीं हुई थी और ये जुए में हारने के बाद ये कहा गया कि आप 13 वर्ष वनवास बिताएंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताएंगे। अब ये चीज़ जब हुई तो होने के बाद फिर ये था कि अज्ञातवास में पांडव भटक रहे थे अपनी माँ के साथ। और कायदे से ये टाइम जहाँ तक मुझे याद है अज्ञातवास का नहीं था, ये जब लाक्षागृह में आग लगाई गई थी ये उस टाइम की बात है। तो जब अज्ञातवास कहें या फिर लाक्षागृह कहें, चूँकि उसमें भी भेष बदल के ही ये लोग घूम रहे थे ताकि इन लोगों को ये लगे कि पांडव मर चुके हैं। तो उस टाइम पे जब ये लोग घूम रहे थे तो उसी टाइम द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। अब उस स्वयंवर में अर्जुन भी जाते हैं, भीम भी जाते हैं, युधिष्ठिर भी जाते हैं। स्वयंवर की कुछ चुनौतियां ऐसी थी जिसको कोई क्षत्रिय राजा उस टाइम पार ही नहीं कर पाया। तमाम मजाक उड़ने लगा। तो फिर ये हुआ कि ब्राह्मणों में से कोई आगे आए। तो इत्तेफाकन ये लोग ब्राह्मण का वेश बना के वहाँ पे घूम रहे थे उस राज्य में। तो फिर जब ये चुनौती दी गई और इनडायरेक्टली श्री कृष्ण ने जब अर्जुन की तरफ इशारा किया तो फिर अर्जुन आते हैं और आने के बाद मछली की आग को भेदते हैं। उसके बाद फिर जो नियम था उस हिसाब से द्रौपदी अब अर्जुन की पत्नी बनती है। विदा करवा के अर्जुन वहाँ से लेके आते हैं। अब जब लेके आते हैं तो उस टाइम जो कहा जाता है और जो मान्यता है कि अर्जुन की माता जी जो थी कुंती, वो पूजा कर रही थी। और चूंकि इन भाइयों में बड़ा उत्साह था कि आज एक राज्यसभा से हम लोग जीत के आए हैं और एक पत्नी मिली है अर्जुन को, तो बड़े आवेश में आके इन लोगों ने प्रणाम किया और कहा कि देखिए माँ, अर्जुन ने क्या जीता और क्या लेके आया। तो फिर माँ ने बिना देखे ही बोल दिया कि जो भी लाया है मेरा आदेश है कि सब लोग बराबर बांट लो। अब जैसे ही ये लाइन बोली, अब चूंकि माँ का आदेश और माँ के वचनों को सही करना था, तो फिर वहीं से द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। अब पत्नी बन गई, उसके बाद फिर बन बन विचरण करना शुरू हुआ। तो ऐसे ही ये लोग आते हैं और हिमाचल के किन्नौर जिले में रुकते हैं। और उसी गांव में रुकने के बाद वहाँ के जो लोग थे वो देखते हैं, पहले उन्हें बड़ा अजीब लगता है। द्रौपदी को कहा भी गया कि 5 भाइयों के साथ तुम रह रही हो, कैसे क्या मैनेज होता होगा, असल में तुम किसकी पत्नी हो, पत्नी वाला धर्म किसके साथ निभा रही हो। तो ये तमाम चीज़ें जब द्रौपदी को बोली गई तो फिर उसने फ़ायदे बताए और अपने इस रिश्ते को भी सही साबित करने की कोशिश की। और उन फ़ायदों को फिर गांव वालों ने अपने जीवन में अमली रूप से लिया। और फिर जब अंग्रेज़ों ने पूछा कि फ़ायदे क्या थे, तब फ़ायदे गिनाने शुरू हुए। पहले तो एक पति से शादी होती है यहाँ पे, यानी इस गांव में एक परिवार आता है, देख रेख करता है कि कैसा परिवार है सामने वाला। और बाकायदा जितने भाई हैं तमाम भाइयों की कुंडली निकाली जाती है। अगर कोई भी एक भाई गड़बड़ है तो फिर वहाँ पे चीज़ें
ठीक नहीं बैठती हैं। यानी पति और उसके तमाम भाई ठीक होने चाहिए, कोई नशा वगैरह ना करे, बाई नेचर सही होना चाहिए। इसके बाद फिर एक भाई से शादी करा दी जाती है। अब शादी होने के बाद पत्नी घर पे आती है। अब जब पत्नी घर पे आई तो आने के बाद अब 5 भाइयों से उसकी शादी होती है, या फिर जितने भी भाई हैं, 5 भाई, 7 भाई, 3 भाई। अब शादी हो गई। अब शादी होने के बाद यहाँ पे लोगों को ये लगेगा कि फिर तो महिला की ज़िंदगी नरक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उस घर की जितनी जिम्मेदारी होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी डिसीजन होंगे, वो तमाम चीज़ें वो महिला खुद लेगी। यहाँ पे पति अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकता। तो सारा कंट्रोल उस महिला के हाथ में आ गया। तो कंट्रोल आने की वजह से अब जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी मालकिन अब वो महिला है, ना कि ये भाई। तो अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि इन भाइयों में कभी भी प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो फ़ायदा गिनाया गया कि चूंकि जो महिला है वो मालकिन है, तो परिवार को जोड़ के रखेगी, ना ही कभी अलग होने के चांसेस होंगे, ना ही कुछ और। तो इससे परिवार में एकता भी आ गई, अखंडता भी आ गई। तीसरा फायदा ये है कि उस टाइम में जब महिलाओं की, जब लड़कियों की संख्या बेहद कम थी, जब तमाम कुप्रथाएं थी, लड़कियों को मार दिया जाता था, कभी मिट्टी में दबा के, कभी दूध में डुबो के, तो ऐसे हाल में फिर सभी पतियों को या फिर सभी लड़कों को पत्नी मिल जाया करती थी, तो कोई कुंवारा नहीं रहता था। एक तीसरा फायदा। चौथा फायदा जो उन्होंने गिनाया वो यही था कि अगर मान लीजिए कोई भाई या फिर कोई आदमी निकम्मा हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे हाल में फिर उस पत्नी को ज़्यादा वियोग या फिर ज़्यादा शोक नहीं करना है, क्योंकि बाकी के उसके पति भी ठीक ठाक और सलामत हैं। ये 4 फायदे गिना दिए गए। अब ये 4 फायदे गिना दिए गए, तब भी अब लोगों को एक कौतूहल की 4 फायदे हैं तो क्या हुआ, और नुकसान भी तो है। जैसे अगर पत्नी को किसी पति ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो, या फिर मारपीट करना शुरू कर दिया तो फिर अलग किससे होना होगा, अपने मेन पति से या फिर बाकी पतियों से, किससे? तो इसके बारे में जब पूछा गया, और ये प्रथाएं आज भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले ख़त्म हो गई, आज भी है। तो इसके बारे में जब पूछा गया और पता किया गया, तो बाकायदा तलाक का भी इस पूरी प्रथा में एक रीति रिवाज है कि तलाक भी दिया जाएगा, और तलाक देने के लिए बाकायदा पंचायत बैठेगी। पंचायत में दोनों साइड के लोग होंगे और बीच में एक लकड़ी रखी जाएगी। लकड़ी रखने के बाद फिर दोनों पक्ष विपक्ष को सुना जाएगा। उसके बाद जिस पति से या फिर जिस आदमी से रिश्ता तोड़ना होगा, उससे कहा जाएगा कि तुम अब ये लकड़ी तोड़ो। और लकड़ी तोड़ने का मतलब है कि अब दोनों के बीच जो दाम्पत्य जीवन है वो खत्म हो गया। अब ये चीज़ हो गई। फिर अभी 2 सवाल आते हैं कि चलो उस पति से रिश्ता टूट गया या फिर जो भी हुआ, अगर कई पति हैं और एक छोटा घर है, तो आखिर पत्नी के साथ रहेगा कौन? अगर कौन सा पति वक्त गुजारेगा, वंश कौन बढ़ाएगा? तो यहाँ पे एक टोपी काम आती है। दरअसल जिस जगह पे ये लोग ये काम करते हैं या फिर जिस जगह पे ये प्रथाएं हैं, वहाँ पे बाकायदा सभी लोग टोपियाँ पहनते हैं। और उस टोपी का एक फ़ायदा है या फिर एक नियम है कि अगर एक कमरा है तो पत्नी बाकायदा उस कमरे में रहेगी, वो कमरा छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। जिस भी पति को उस पत्नी के साथ वक्त गुजारना है या फिर कुछ वंश बढ़ाना है, तो ऐसे हाल में वो कमरे के बाहर अपनी टोपी टांग देगा। टोपी टांगने के बाद अपनी पत्नी के पास रहेगा। उस टाइम तक कोई भी पति ना तो उस कमरे के आसपास देखेगा, ना ही बाहर बुलाएगा, ना ही आवाज़ देगा। पानी भी लेना है, खाना भी लेना है तो खुद से निकाल के खाएगा। यानी जब तक एक भाई पत्नी के साथ है, तब तक दूसरा भाई उस पत्नी के पास नहीं जाएगा, ना ही उससे कोई मतलब रखेगा, ना ही उसे डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे मैनेजमेंट हो गया, ऐसे तलाक हो गया। और इसका जो फाउंडेशन है वो यही था कि परिवार को जोड़े रखने के लिए, प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो इसके लिए पत्नियां बांट दी जाती है। एक औरत पूरे परिवार की पत्नी बनती है, जितने भाई हैं सबकी पत्नी बनती है। और सबकी पत्नी बनने के बाद फिर सारी प्रॉपर्टी उस महिला के नाम होगी और परिवार में कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। अंग्रेज़ का ज़माना चला गया, देश में डेमोक्रेसी आई, तमाम तरह के नियम कानून बने। लेकिन चाहे जितने नियम बने, चाहे जितने कानून बने, इस चीज़ को अभी तक पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सका, क्योंकि वो उनकी कुछ जनजातियाँ हैं। और जिस जनजाति में होता है उसका नाम है हाटी। हाटी को साल 2022 में जब जनगणना की गई तो उस टाइम इनकी जो जनसंख्या थी लगभग 2.5 लाख थी। इनको एसटी में डाला गया, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, और रिजर्वेशन से लेकर तमाम चीज़ों के प्रावधान किए गए।
इन तमाम चीज़ों के फ़ायदे ये हुए कि इस प्रथा में थोड़ी बहुत तो कमी आई, लेकिन अभी भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पे एक पत्नी के कई सारे पति हैं। एक महिला पूरे परिवार की मालकिन है और जिस पति के साथ उसके साथ वक्त गुजारे, और ये तमाम चीज़ें अभी भी चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में है, साउथ के कई ज़िलों में है। और जब जनगणना की गई तो उस टाइम इस पूरी प्रथा के जो एक तरह से प्रभावित लोग थे उनकी संख्या कम से कम 5 लाख के आसपास थी। मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक कई जगह ऐसी थी जहाँ पे एक महिला कई सारी पतियों को रखती थी, और उसके पीछे कारण यही था कि अगर एक महिला कई सारे पतियों को रखेगी तो ना ही परिवार का डिवीज़न होगा, ना ही प्रॉपर्टी बटेगी, भाइयों में भी प्यार रहेगा, और एक मालकिन जो होगी वो महिला रहेगी तो संपत्ति भी बिकेगी नहीं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा किया गया। हालांकि अब धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो रही, लेकिन जब मैंने कल देखा और पता किया कि ऐसी चीज़ें हो रही तो मुझे लगा ज़रूर आपको बतानी चाहिए, और तब मैंने आपको ये कहानी सुनाई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। और आज मेरे यहाँ लाइट भी नहीं, चुकी 10 मिनट पहले बहुत भयानक आंधी आई, तो इन्वर्टर भी बचा के रखना है 2-3 दिनों तक, तो गर्मी से बुरा हाल। तो इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।